बात करने वाले हैं डे 8 की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस एक वीडियो से आपको एनसीईआरटी का एक-एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। 12th बोर्ड का सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। नीट में कहीं से भी एक-एक वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहते हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। बात समझ में आई? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस को 3 स्टेप्स में हम पढ़ने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, चेंजेस या इवेंट्स आप कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर बच्चों? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या चेंजेस। अब एंजियोस्पर्म बहुत सारी एडेप्टेशन शो करते हैं उनके इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर पार्ट्स में, फ्लावर्स में, फॉर सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होगा फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से हम बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, आप सबको पता है। कंडेंस मॉडिफाइड शूट, it is considered as morphological and embryological marvel because जो नेक्स्ट जनरेशन है प्लांट्स की वो इन्हीं की हेल्प से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रूट और सीड जैसा कि अभी मैंने बताया आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लोरिकल्चर क्या है? जब फ्लावर्स को कल्टीवेट किया जाए कमर्शियल स्केल पे, देन इट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात बच्चों? फ्लोरिकल्चर क्या होता है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चले आगे। चलिए, अब जो फ्लावर है, जो हमारा कंडेंस शूट है, उसमें 4 वाल्स होते हैं, जिसमें से 2 को एसेंशियल कहा जाता है, 2 को एक्सेसरी वाल्स कहा जाता है, ठीक है जी, या नॉन एसेंशियल भी कहते हैं, हेल्पिंग वाल्स भी कहा जाता है। जो 2 अपर वाल्स हैं, अपर वन्स आर नोन एज एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, दे आर एसेंशियल और फर्टाइल, जबकि जो लोअर वन्स हैं, दे आर नोन एज एक्सेसरी वाल्स, कैलेक्स एंड कोरोला। अगर किसी फ्लावर में चारों के चारों प्रेजेंट हैं, देन इट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। और अगर एक पार्ट भी मिसिंग है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? इनकम्प्लीट फ्लावर। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो अगर हम इवेंट्स की बात करें जहां से हमने शुरू किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो सारे इवेंट्स होंगे, जो सारे स्टेप्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इस प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, जिससे डिफरेंशिएशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है फ्लोरल प्रीमोर्डियम की, ठीक है ना बच्चों। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये मेल पार्ट है, एसेसरी पार्ट, सॉरी एसेंशियल पार्ट है स्टेमन। ये 2 स्ट्रक्चर को मिला के बनता है, एंथर एंड फिलामेंट। जो ऊपर का ये लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एंथर। जो लंबा स्टॉक है, दैट इज नोन एज फिलामेंट। अब यहाँ पे आपको 2 लोब्स दिख रही हैं, तो एंजियोस्पर्म में इट इज बाइलोब्ड एंड नोन एज डाइथिकस। अब लेकिन बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी इसके बीच में से पास हो रहा है, जो इन 2 लोब्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अलोंग द एंटायर लेंथ। क्लियर? सो डाइथिकस या बाइलोब्ड क्लियर हो गया आपको। अगर क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन में ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर अपीयर होती है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। तो अब एक और वर्ड आ गया इसके लिए, क्या? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है स्टेमन। बात समझ में आ गई बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कॉर्नर्स पे लोकेटेड है, 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एक लोब में 2। बाद में ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके क्या बना देंगे? दीज माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म पोलन सैक।
These microsporangia form pollen sac after development. और इन पोलन सैक्स में क्या प्रेजेंट होंगे? मेल गैमेट्स होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट। बात समझ में आ गई? तो अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें, एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें, तो एंथर में 4 वॉल्स होती हैं। एंथर में 4 वॉल्स होती है और माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पेशल टाइप का स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जहां से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एंथर की वॉल की बात कर लेते हैं। तो एक टिपिकल एंथर का अगर ट्रांसफर सेक्शन हम देखें, तो ये सर्कुलर होता है आउटलाइन में। यहां पे आप देख पाएंगे, इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन एंड कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। जो 2 लोब का था, टेट्रास्पोरेंजिया था, यहाँ पे 4 वॉल्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। ठीक है? जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, ये तीनों की तीनों लेयर, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जबकि टेपिटल लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी बच्चों। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देखिए 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर। एपिडर्मिस और एंडोथेशियम ये सिंगल वॉल्ड है, सिंगल लेयर्ड है। मिडल लेयर 1 से 3 लेयर की बनी होती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Outer 3 walls protective in function and helps in descent of anther to release pollen grains. जो लास्ट पार्ट है, जो टेपिटम है, इनरमोस्ट लेयर है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेपिटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस से भी ज्यादा, और यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। जब अर्ली स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की ऑफ माइक्रोस्पोर, तो यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो सेंटर में होता है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, होमोजेनस टिश्यू होता है। बट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मींस मेल गैमेट, माइक्रोस्पोर मींस मेल गैमेट, या जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। ठीक है? जब एंथर की डेवलपमेंट होगी, तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू में सेल्स हैं, दे अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा। जो जो फर्स्ट सेल होगी उसको पोलन मदर सेल कहेंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाएगा। पोलन मदर सेल या माइक्रो मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन। तो जो हैप्लोइड सेल थी वो किस में चेंज हो जाएगी? सॉरी, जो डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लोइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? और 4 सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा इस तरह से, विच इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो क्या हुआ? Each cell in sporogenous tissue have potential to give rise to microspore tetrad. So they act as pollen mother cell. Process of formation of microspore from pollen mother cell is known as microsporogenesis. जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, तो माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, एक दूसरे से वो अलग हो जाएंगे, एंड माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड बाय डिसेंस ऑफ एंथर। तो एक पोलन मदर सेल थी, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। बात समझ में आ गई? पूरा का पूरा समराइज हो गया आपको? ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? दोबारा से देख लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस टिश्यू, डिप्लॉइड सेल, पोलन मदर सेल, मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल्स बन गई। जैसे ही डिहाइड्रेट करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा और उसे इस तरह से 4 ये जो पोलन ग्रेन्स है, माइक्रोस्पोर्स हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है? अब ये पोलन ग्रेन या जो मेल गेमेटोफाइट है, इसके अगर स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, इसके स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले तो व्हाट इज मेल गेमेटोफाइट? पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहा जाता है। इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड भी है, यूनिन्यूक्लिएट है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, इसलिए तो माइक्रोस्पोर कहा जा रहा है, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इनसाइड
माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब उनका जो नंबर है, जो साइज है, वो वेरी करता है, कलर वेरी करता है डिफरेंट स्पीशीज में। ए टिपिकल पोलन ग्रेन हैव 2 लेयर्स। आउटर लेयर को एक्साइन कहेंगे, इनर लेयर को इंटाइन कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बनाएं तो आउटर लेयर एक्साइन है और इसके अंदर इनर लेयर इंटाइन की है। ठीक है जी। ये दोनों मिला के क्या कहलाएगा? स्पोरोडर्म। ये दोनों मिला के क्या कहलाएगा? स्पोरोडर्म। ठीक है। अब जो एक्साइन लेयर है वो बनी हुई है किसकी? एक हार्ड सब्सटेंस की, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। इसलिए ये किसी भी तरह के एंजाइम, किसी भी तरह के एसिड, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एल्कली के एक्शन से बचा रहता है। इसीलिए पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ठीक है, याद रहेगा। लेकिन एक प्रोमिनेंट डिस्टल अपर्चर होता है स्पोरोपोलेनिन में भी, जिसको कहा जाता है जर्म पोर। जिसको क्या कहेंगे हम? जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलेनिन बच्चों एब्सेंट होता है। इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे स्फेरिकल है इनर लेयर। अब आउटर लेयर में स्पोरोपोलेनिन की एक्साइन लेयर है, लेकिन बीच बीच में इस तरह से गैप प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर द एरिया ऑफ जर्म पोर। अगर ये इलोंगेटेड है, अगर ये इलोंगेटेड है, स्फेरिकल के केस में तो उसको जंप पोर कहेंगे। अगर ये इलोंगेटेड है ना बच्चों, तो इसको कहा जाता है जंप फरो। इट इज नोन एज जंप फरो। स्फेरिकल में जंप पोर, इलोंगेटेड में जंप फरो। याद रहेगी। इनर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन, या इसको लिख देते हैं हम पेक्टोसेलुलोज। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। क्लियर। इंटाइन थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है और पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताइए। ईच मैच्योर पोलन ग्रेन हैव 2 सेल्स। ईच मैच्योर पोलन ग्रेन हैज 2 सेल्स। एक को कहते हैं जनरेटिव सेल, दूसरे को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब मैं दोबारा से वो स्ट्रक्चर आपके लिए बनाता हूं। क्या था देखिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड था, इस तरह से 4 सेल थी, न्यूक्लिएटेड सेल थी। डिहाइड्रेट होने के बाद एक पोलन ग्रेन बन गया, एक माइक्रोस्पोर आया। इस माइक्रोस्पोर में वैक्यूल अपीयर हो जाते हैं। ऊपर की तरफ न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, नीचे की तरफ इस तरह से वैक्यूल अपीयर हो जाते हैं। ठीक है जी। अब जो एक्साइन लेयर है वो तो कंटिन्यू डिसकंटिन्यूअस है, हार्ड बनी हुई है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में वो एसिमेट्रिकल स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो ऊपर का है वो कहलाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और नीचे की साइड जो स्मॉल एरिया है वहां पे होगा जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस लार्ज है, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस लार्ज, इसमें रिजर्व फूड ज्यादा है, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। लेकिन जनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप्ड इसमें न्यूक्लियस है, सॉरी राउंडेड न्यूक्लियस है इसमें, डेंस साइटोप्लाज्म है, और ये फ्लोट करता रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन इसी 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा था, ये फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम। इस 2 सेल स्टेज पे 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे। ठीक है। इन रिमेनिंग स्पीशीज में क्या होगा? इन रिमेनिंग स्पीशीज, ये तो 2 सेल स्टेज है, यहाँ पे ये जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड अगेन। ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे। वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो है ही, 2 मेल गैमेट और बन गए, तो ये क्या हो गई? 3 सेल स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। तो बाकी में जो 40% बच गए उसमें 3 सेल स्टेज में ये शेड ऑफ हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो टिपिकल मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखिए, वेजिटेटिव सेल है, लार्जर है, इरेगुलर न्यूक्लियस है, अबंडेंट फूड रिजर्व है। जनरेटिव सेल स्मॉल न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। तो ये 2 सेल स्टेज पे जहां पे 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं।
क्लियर है बच्चों यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए मुझे, बताओ। अब पोलन ग्रेन जो बहुत सारी स्पीशीज के हैं, दे कैन कॉज एलर्जीज, और वो सब्सटेंसेस जो एलर्जी करते हैं उनको एलर्जेंस कहते हैं, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा है। वो एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रैंकियल इन्फेक्शंस कर सकते हैं, राइट, इट कैन लीड्स टू अस्थमा। पार्थिनियम, पार्थिनियम जो है ये पूरा समराइज किया हुआ है, लेकिन मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में आया कंटामिनेशन के फॉर्म में विद इंपोर्टेड व्हीट, ठीक है। और अब ये इतना स्प्रेड हो चुका है, इट इज यूबिक्विटियस इन नेचर, और इट कॉजेज पोलन एलर्जी। और वो जो मैं बता रहा था, एलर्जी, ब्रोंकियल इन्फेक्शन, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम these pollen grains are very rich in nutrients, so they are widely used as food supplement, they are widely used as food supplement। तो पोलन टैबलेट्स की फॉर्म में, पोलन सिरप की फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इनको यूज करते हैं। रेस में जो हॉर्सेस दौड़ते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है बच्चों पोलन वायबिलिटी। उसके बाद क्या आ जाता है? पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी, व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? वायबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू जर्मिनेट, एबिलिटी टू जर्मिनेट, ठीक है। तो पोलन वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स मेनली, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है बच्चों। और अलग अलग पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे हम हमारे सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, दे लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। कितनी शॉर्ट ड्यूरेशन की वायबिलिटी है। लेकिन प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिलीज सोलेनेसी, रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, इन फैमिलीज के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक, अप टू मंथ्स, वायबिलिटी मेंटेन रखते हैं। अप टू मंथ्स दे कैन kept their viability। पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है, एंड दैट इज नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तो मेल पार्ट की बात हो गई, ठीक है ना, एंथर की बात हो गई। दूसरा पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है जी, मान लिया सर, आपकी बात हमने मान ली। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इनसाइड ओवरी लोक्यूल्स आर प्रेजेंट, एंड इन लोक्यूल्स वी फाइंड ओव्यूल्स। ओव्यूल is a precursor of the seed, कि mature ovary form fruit and ovules form seed। ओके सर, मान लिया है आपकी बात, ठीक है जी। अब जो पिस्टिल है और मेगास्पोरेंजियम है, इनमें फर्क है। पिस्टिल ये पूरी स्ट्रक्चर है, और मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल को क्या कहा जाता है? मेगास्पोरेंजियम। याद रहेगा बच्चों, ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम, और एक होता है एम्ब्रियोसैक। तो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पिस्टिल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बताइए। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब देखिए, मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। अगर सिंगल कार्पल है तो उसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पिलरी। कार्पल का मतलब पिस्टिल, कंफ्यूज मत हो ना बच्चों। कार्पल का मतलब पिस्टिल। तो एक पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। अब एक से ज्यादा है तो वो फ्री भी हो सकती है और फ्यूज भी हो सकती है,
ठीक है ना? तो फ्री है तो क्या कहलाएँगे? देखो सारे अलग-अलग आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। फ्री हैं सारे कार्पल्स तो एपोकार्पस, और जुड़े हुए हैं तो फ्यूज़्ड हैं तो वो सिनकार्पस कहलाएगा। बहुत इंपोर्टेंट है इनके एग्ज़ाम्पल्स, एपो और सिनकार्पस के। मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। इसी तरह एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। तो सिनकार्पस का एग्ज़ाम्पल है पेपेवर, सिनकार्पस का एग्ज़ाम्पल है पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्ज़ाम्पल है रोज़, मिशेलिया। याद रह जाएँगे आपको? याद रह जाएँगे? तो दिस इज़ रिगार्डिंग पिस्टिल। अभी तक हमने सिर्फ पिस्टिल की बात करी है। दोबारा से देख लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों मिलके पिस्टिल बनाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? कार्पल। कार्पल सिंगल हो सकती है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा है तो बाई, ट्राई और मल्टी कार्पेलरी। मल्टी में फ्री है तो एपोकार्पस, और फ्यूज़्ड है तो सिनकार्पस। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स। ठीक है? देख लो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो स्टाइल है वो ये लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा होता है। अब ये स्टाइल जो है ये होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो इसमें स्पेशल ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट होगा। अंदर का पार्ट, नीचे का स्वोलन पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी। ओवरी में लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे प्लेसेंटा भी बनेगा, और वो एरिया क्या कहलाएगा? ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। सिंगल ओव्यूल है या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट। अब बात करते हैं बच्चों मेरे दूसरे पार्ट की। प्लेसेंटा का प्लेसेंटा की बात आई। ऐसा टिश्यू जो कहाँ पे प्रेजेंट है? कार्पल में है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, एक्साइल एंड ऑल। और लोक्यूल्स, जो कैविटी है ओवरी की, उसको ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं। अब एक है तो यूनिलोक्यूलर, दो है तो बाइलोक्यूलर, तीन है तो ट्राइलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर। पिस्टिल के बाद अगला नाम आता है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। मैंने बताया था ना, तीन वर्ड है: पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक। तो पिस्टिल के बाद मेगास्पोरेंजियम। तो जो प्लेसेंटा है, कार्पल का जो टिश्यू है, जो प्लेसेंटा है, उससे ये अराइज होते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ ओव्यूल्स एक है, व्हीट में, मैंगो में, पैडी में, और पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओव्यूल इज नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों? इट डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो अटैच होती है प्लेसेंटा से बाय स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। ये वो स्टॉक है जिसकी हेल्प से प्लेसेंटा से अटैच्ड होती है। ठीक है? स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा इज नोन एज फ्यूनिकल। Junction between ovule and funicle is called hilum. Junction between ovule and funicle is known as hilum. देखो ये रहा hilum, ये funicle था, ठीक है, और ये ओव्यूल है। तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो क्या कहलाता है? हाइलम। दो स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गई। उसके बाद ये जो लेयर्स हैं साइड वाइज, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, दे आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। नॉर्मली ये दो होती है, आउटर एंड इनर, और इनमें एक ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल कहेंगे, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है। ठीक है जी? ये कवर करता है पूरे के पूरे ओव्यूल को। ठीक है? एक्सेप्ट इन द माइक्रोपाइल एंड। जो बेसल पार्ट है ओव्यूल का, जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, इज कॉल्ड चैलेजल एंड। अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड बेसल पार्ट, इसके थ्रू भी पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है। ठीक है? अभी आप आगे बात करेंगे। अब एक ओव्यूल में जनरली एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। इंटेगुमेंट के अंदर, ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोसेक कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूसेलस। इनसाइड द न्यूसेलस, ये वाला पार्ट, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोसेक। न्यूसेलस क्या है? ये फूड रिजर्व है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, रिजर्व फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम की फॉर्मेशन कैसे होती है?
The process of formation of megasporangium is known as megasporogenesis. The process of formation of megasporangium is known as megasporogenesis. याद रहेगी बच्चों मेरे, याद रहेगी पक्का? चलें आगे। चलो अब देखो, वहां पे भी क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से सारा काम स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी कहां से होगा, मेगास्पोर, वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या थी, डिप्लॉइड थी, एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल का डिफरेंशिएशन होता है, जिससे जो एक मेगास्पोर मदर सेल है इन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस, माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूसेलस के साइड में जो सेल है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये एक लार्ज सेल है जहां पे डेंस साइटोप्लाज्म है, यहाँ एक लार्ज सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। इट elongates, it enlarges in size and undergoes mitotic division। तो एमएमसी में क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा डिवीजन बताओ? नहीं, मियोसिस ही होगा, यस। पिछली बार की तरह वहां पे भी मियोसिस हुआ था, ठीक है, मियोसिस। तो क्या बन जाएगा, एक सेल से दो सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये वाला, ठीक है। पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होगा तो क्या बन गया, मेगास्पोर डायड। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर डायड। These two cell again divide transversely, तो एक लीनियर रो बन जाएगी 4 सेल्स की, एंड नाउ दिस इज नोन एज मेगास्पोर टेट्राड। अब इसको हम क्या कह देंगे, मेगास्पोर टेट्राड कह देंगे बच्चों, ठीक है, या लीनियर टेट्राड भी इसको कहा जाता है। क्लियर? सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इससे एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। तो पिस्टिल, उसके बाद मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जो मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू बना, और अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, तीसरा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। क्लियर है बच्चों? अब देखो, हमारे पास कितने बने थे, चार, एक टेट्राड बना था। अब इस टेट्राड में से तीन सेल जो हैं वो डीजनरेट हो जाती है, 3 सेल्स डीजनरेट, सॉरी नो, डीजनरेट, डीजनरेट, ठीक है। और एक मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा सिर्फ, ओनली वन मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये मैच्योर हो जाएगा इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। तो फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। याद रखना है आपको, फंक्शनल मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसका जो न्यूक्लियस है इसमें 3 बार डिवीजन होता है, 3 बार डिवीजन होगा, तो एक बार डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, 2 न्यूक्लियाई बने, दूसरे डिवीजन से 4 बन गए, तीसरे डिवीजन के बाद 8 बन गए, 8 न्यूक्लियाई, 2 बार माइटोसिस हुआ। ये फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है। तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब ही यही होता है कि इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, सेल वॉल तुरंत नहीं बनती, ठीक है। अब ये जो 8 न्यूक्लियाई बने ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों एंड पे, माइक्रोपाइलर और चेलेजल एंड की तरफ, 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 4 चेलेजल एंड की तरफ, ठीक है। अब जो 6 न्यूक्लियाई हैं, 8 में से 6 न्यूक्लियाई हैं, उनमें सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। 3 ऊपर की तरफ चेलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे जिनको एंटीपोडल्स कहेंगे, 3 नीचे की तरफ आ जाएंगे जिन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जिनको सिनर्जिड्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन 2 न्यूक्लियाई सेंटर में रह जाएंगे जिनके बीच में सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, और उस सेल को सेंट्रल सेल कह देंगे। तो चेलेजल एंड में भी सारी की सारी सेल एप्लॉइड, माइक्रोपाइलर एंड पे भी सारी की सारी सेल एप्लॉइड, लेकिन सेंट्रल सेल डिप्लॉइड रहेगी, ठीक है बच्चों, याद रहेगा यहाँ पे। सो दिस इज नोन एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, इसी को क्या कहते हैं, 7 सेल्ड
8 न्यूक्लियास्टिस या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियास्टिस। ठीक है। अब जो यहाँ पे नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स हैं, सिनर्जिड जो है, उसमें से एक सेल एनलार्ज होके एग सेल बना देगी और बाकी दो सिनर्जिड्स रह जाएंगे। तो वन एग सेल प्लस टू सिनर्जिड इज नोन एज एग एपरेटस। इंपॉर्टेंट है एग एपरेटस। और तीन ऊपर की क्या जो चैलेजल एंड पे है वो क्या है, एंटीपोडल्स है। अब यहाँ पे स्पेशल थिकनिंग डेवलप हो जाती है जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। स्पेशल थिकनिंग ये गाइड करती है पोलन ट्यूब को कि वो सिनर्जिड में एंटर कर जाए, कि वो सिनर्जिड में एंटर कर जाए। याद रहेगा बच्चों? क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए, तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। आने को क्या कहते हैं? केम। CAME। तो सी का मतलब चैलेजा या चैलेजा लैंड। ठीक है। ए का मतलब एंटीपोडल। एम का मतलब माइक्रोपाइल। और ए का मतलब एग apparatus। बच्चों को बहुत कंफ्यूज होना था चैलेजल में कौन सी सेल होती है। तो CA मी या मी CA। तो चैलेजल एंड में एंटीपोडल होंगी और माइक्रोपाइल एंड में एग apparatus होगा। एग apparatus सिनर्जिड से बनता है। ठीक है। अब जो ये डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियोसैक है, एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से बना, तो ऐसी डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। व्हेन एम्ब्रियोसैक डेवलप फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ। पॉलीगोनम टाइप क्या होगा? एम्ब्रियोसैक अगर डेवलप हो चैलेजल मेगास्पोर से, चैलेजल एंड में, चैलेजल साइड में जो मेगास्पोर हो, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 8 न्यूक्लियाई बनाए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज पिस्टिल। उसके बाद मेगास्पोरेंजियम एंड फीमेल गेमेटोफाइट। उसके बाद बात करते हैं मेरे बच्चों, व्हाट इज पोलिनेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का मतलब मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल या कार्पल। ठीक है जी। अब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, पोलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन फर्दर दो टाइप्स में हम पढ़ेंगे, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। और क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोगैमी। तो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल है। तीन टाइप का पोलिनेशन है। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ में दो है। तो सबसे पहला क्या है? ओटो। ओटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ओटो का मतलब सेल्फ। एंड गैमे का मतलब मैरिज। गैमे का मतलब मैरिज। तो सेल्फ मैरिज कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। ठीक है। नॉर्मली दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं चैस्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। चैस्मो एंड क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या है? ये ओपन फ्लावर कहते हैं इसको। क्लिस्टोगैमस का मतलब, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज्ड फ्लावर। तो दो टाइप के फ्लावर हैं। ठीक है। तो चैस्मोगैमस फ्लावर जो ओपन फ्लावर है उसमें सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड है। सो कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर हो जाएगी उसमें, है ना? क्योंकि जो दूसरे फ्लावर के पोलन है उसके स्टिग्मा पे आ सकते हैं। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कैथेरेंथस और मिराबिलिस। ठीक है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे, जो क्लोज फ्लावर्स होंगे ओपन ही नहीं होते, क्लोज फ्लावर्स हैं। तो किसी दूसरे टाइप के पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकते वहां पे। ठीक है ना? तो इसके एग्जांपल हैं वायोला, जिसको कॉमन पेंसी कहा जाता है। ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात करूं तो कोमेलिना हो जाएगा इसका एग्जांपल, ऑक्जेलिस हो जाएगा इसका एग्जांपल। All clistogamous flowers are autogamous. There are no chances of cross pollination. These flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन,
नो क्रॉस पोलिनेशन, अशोर्ड सीड सेट। ठीक है। जिटोनोगैमी में क्या होता है कि ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी है। क्यों है जी? कि जो फ्लावर है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है लेकिन अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन वेयर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है, डिफरेंट ब्रांचेस में प्रेजेंट है। ठीक है। ये कौन से प्लांट में मिलता है? इट इज फाउंड इन कुकर बीट्स। एग्जाम्पल कुकर बीट्स, कुकर बीट। ऐसे प्लांट जो मोनोशियस कंडीशन दिखाते हैं। तो फंक्शनली तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया क्योंकि ट्रांसफर हो रहे हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन जेनेटिकली क्या है? सेम प्लांट है, तो जेनेटिकली ऑटोगेमी है। बात समझ में आ गई? अब तीसरा है जीनोगेमी, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ये तो क्लियर कट है। ठीक है। ये तो क्लियर कट है कि डिफरेंट टाइप है, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर्स में ट्रांसफर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल पपाया। तो पपाया में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों नहीं होते, तो इसमें क्या होगा? जीनोगैमी मिलेगा। ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो अभी जो मैंने बताया एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्लोज फ्लावर। तो कैस्मोगैमस में तो दूसरे स्पीशीज के भी पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं वहां पे। ठीक है। लेकिन क्लिस्टोगैमस में कोई चांसेस नहीं है, अशोर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स। समझ में आ गई बात बच्चों? चलो, अब जो क्रॉस पोलिनेशन है, जो क्रॉस पोलिनेशन है, इट रिक्वायर्स वेक्टर्स और पोलिनेटिंग एजेंट्स पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स बहुत सारे हैं। तो पहले हम एबायोटिक वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। विंड और वाटर दो मेन है। विंड के थ्रू होगा तो उसको एनिमोफिली कहेंगे, वाटर के थ्रू होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लेना, लेकिन सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। बायोटिक में आपको मेनली कौन से याद करने हैं? नंबर वन, चीरोपेटेरोफिली, ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली। ठीक है। ये तीन तो मस्ट है। ठीक है। ये चार्ट याद कर लेना। विंड पोलिनेटेड में कैसे फीचर्स होते हैं, वाटर में कैसे होंगे, इंसेक्ट्स में कैसे होंगे और बर्ड्स में कैसे होंगे। ठीक है। इनके बारे में कुछ और चीजें आपको बताता हूँ एक एक करके जो इम्पोर्टेंट। पहले बात करते हैं विंड पोलिनेटेड प्लांट्स की। विंड पोलिनेटेड में क्या होता है? विंड पोलिनेटेड में क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो कुछ फीचर्स, एडेप्टेशंस इनको हम कहेंगे, एडेप्टेशंस ऑफ विंड पोलिनेटेड प्लांट्स या फ्लावर्स। ठीक है। ये लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, जिससे इजिली एयर के साथ फ्लो कर सके। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। ठीक है जी, मान लिया। फ्लावर्स आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है अभी बताऊंगा। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, लार्ज फेदरी स्टिग्मा। ये एडेप्टेशन से सारी विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, जिससे आराम से वहां पे आके पोलन ग्रेन स्टिक कर सके। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, चलिए। ग्रास, मेज, डेट पाम। अब जो ये इन्फ्लोरेसेंस वाली बात मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छे से। क्या नोट करना है? कोन कोब, मक्का जो होता है आप सबने देखा है, ठीक है ना? तो कोन कोब में जो टेसल्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्टिग्मा एंड स्टाइल, दे रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो जो वो वेव करते हैं, हवा में वेव करते हैं, वेव इन विंड, जिससे पोलन ग्रेन्स आके वहां पे स्टिक कर जाए, पोलन ग्रेन स्टिक देयर। ठीक है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या है? वाटर पोलिनेटेड में क्या अडेप्टेशंस होंगी? वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स में क्या अडेप्टेशंस होंगी? एक्वेटिक,
अच्छा, वाटर जो है, वाटर पोलिनेशन अनकॉमन है, इट इज नॉट वेरी कॉमन, सो इट इज लिमिटेड टू 30 जेनरा, और उसमें से भी मोस्टली क्या है, मोनोकोट्स, मोस्टली मोनोकोट्स। ओके जी, ओके सर, ओके। एग्जाम्पल, ये फ्रेश वाटर फ्लावर्स भी हो सकते हैं और मराइन भी हो सकते हैं। तो फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो फ्रेश वाटर में आपका आ जाएगा हाइड्रेला एंड वेलेसनेरिया। फ्रेश वाटर में आपका वेलेसनेरिया एंड हाइड्रेला। जबकि इसमें मराइन वाटर में आपके दो आ जाएंगे, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम बताओ चलो। टेरर ऑफ बंगाल, इकोर्निया। ठीक है, तो दो एग्जांपल हम लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं वेलेसनेरिया, जो अभी हमने लिखा था वेलेसनेरिया। वेलेसनेरिया में क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है वो बोट शेप्ड होता है इस तरह से। ठीक है, मेल फ्लावर इज बोट शेप्ड, और जो फीमेल फ्लावर है वो इलोंगेटेड होगा। फीमेल पार्ट इज इलोंगेटेड। इसका स्टॉक लॉन्ग होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द वाटर सरफेस। पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द वाटर सरफेस। वाटर करंट के थ्रू वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। सी ग्रासेस में क्या होगा, दूसरा एग्जांपल, फीमेल फ्लावर्स जो है वो सबमर्ज्ड है वाटर में। फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो रिबन लाइक जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर रिलीज इनसाइड वाटर। रिबन लाइक पोलens आर रिलीज इनसाइड द वाटर। अब यहाँ पे भी एक एडेप्टेशन क्या मिलती है कि जो वाटर पोलेंटेड स्पीशीज है, पोलन ग्रेन्स जो है उनके ऊपर म्यूसिलाइज कवरिंग होती है, जिससे उनकी वेटिंग ना हो, जिससे उनकी वेटिंग ना हो। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हम बायोटिक एजेंट्स की बात कर लेते हैं। बायोटिक एजेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं। ऑलरेडी मैं आपको एक समरी शीट दे चुका हूँ, लेकिन जो एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स हैं वो एक बार और बता देता हूँ। इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, जिसको एंटीमोफिली कहते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू जब होता है तो दैट इज नोन एज एंटीमोफिली। बैट्स के थ्रू होता है तो चीरोपेटेरोफिली, चीरोपेटेरोफिली। ठीक है, स्नेल्स के थ्रू मेलेकोफिली, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्राइमेट्स बायोटिक एजेंट का काम करते हैं, लाइक लेम्यूर्स। rodents like rats, reptiles like lizard। lizard में भी दोनों हमारी कॉमन lizard भी और गेको भी, गेको lizard। ठीक है, एंड एनिमल्स के थ्रू जब पोलिनेशन होता है दैट इज नोन एज जूफिली, एंड ह्यूमन बींग्स भी, ग्रेजिंग एनिमल्स भी वो करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बातें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, अब एलिमेंट सॉरी, जो एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, एनिमल पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे रिवार्ड मैकेनिज्म होता है। क्या रिवार्ड मैकेनिज्म होता है? रिवार्ड नेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, कि वहां पे क्या है, नेक्टर रिवार्ड है इंसेक्ट के लिए। अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस 6 फीट टॉल फ्लावर होता है इसका, 6 फीट टॉल इसका फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये युका जो व्हाट यू से मोथ है, उसको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर देता है फॉर एग लेइंग। तो ये रिवार्ड हो गया उसके लिए कि उसको स्पेस मिल गया। ठीक है, मोथ युका को स्पेस मिल गया, तो और अमोर्फोफेलस का पोलिनेशन हो गया। तो मोथ और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओब्लिगेटरी सिम्बायोसिस शो कर। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो पोलन या नेक्टर ले लेते हैं विदाउट कोजिंग पोलिनेशन, तो उनको पोलन रोबर्स कहा जाता है। दे आर नोन एज पोलन रोबर्स। ठीक है, कि अपना काम तो कर लिया लेकिन पोलिनेशन नहीं करवाया। अब आती है बात आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की। वो कौन से मेथड्स हैं
जिसकी वजह से हम क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। देखो, अगर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, कि भाई जनरेशन आफ्टर जनरेशन 20, 30, 50 जनरेशन तक लगातार सेल्फ पोलिनेशन होता रहा, तो उससे क्या होता है, उससे क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, क्वालिटी रिडक्शन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई डिजीज हो गई तो वो भी कैरी ऑन होती रहेगी। तो उस कंडीशन को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दैट कंडीशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से उतारने के लिए, निकालने के लिए एक आउट क्रॉस किया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या हो गया बच्चों, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो जाती है, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते, तो इसमें या तो प्रोटो एंट्री हो जाएगी, या तो इसमें प्रोटो एंट्री या प्रोटोगाइनी, या तो जो एंथर है पहले मैच्योर हो जाएगा, या प्रोटोगाइनी में क्या हो जाएगा, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। फिर हेट्रोस्टाइली, कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग होती है, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग होगी, जिसकी वजह से भी पॉसिबल नहीं हो पाता, दैट इज नोन एज हेट्रोस्टाइली। मोर देन वन स्टाइल इज प्रेजेंट। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, कि उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के स्टिग्मा पे आके स्टिक नहीं कर सकता। मान लीजिए ये एक है, अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, स्पीशीज 1 है और ये स्पीशीज 2 है, तो इस स्पीशीज का पोलन ग्रेन S2 के स्टिग्मा पे आके स्टिक करना चाहिए और इसका यहाँ पे S1 पे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उससे क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, यूनिसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं। हार्कोगैमी एक मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल डिवाइस है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को तो रोक देगा, लेकिन जीनोगैमी को प्रमोट करेगा। तो दीज आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, या जिसको हम कह सकते हैं विच इनहिबिट सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद बच्चों आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या आता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे के सारे इवेंट्स जो सिक्वेंशनल मैनर में होते हैं अंटिल पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल। ठीक है, सिनर्जी तक जब पहुंच जाए वो इवेंट्स क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्या क्या होता है इसमें, देखो ये डायनामिक प्रोसेस है, कंपेटेबिलिटी को चेक करती है कि जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा। अब पिस्टिल में एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज, अगर उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन आएगा, कंपेटेबल पोलन ग्रेन आएगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम्पेटेबल है, उस स्पीशीज का नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा, तो पोलन जर्मिनेशन नहीं होगी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ये केमिकल डायलॉग है, केमिकल स्पेसिफिक प्रोसेसेस है। ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटेबल पोलन ग्रेन ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है जी। उसके बाद कंपेटेबल मिल गया तो पोलन ग्रेन, सॉरी जो ग्रोथ है, सेकंड स्टेप में ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होगी, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टेक प्लेस। पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगी, पोलन जंप ओवर या जंप फरो के थ्रू पोलन ट्यूब बन जाएगी, मूव करेगी स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू और ओवरी में पहुंच जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, ये सेकंड स्टेप था, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब इसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ये तीन तरीके से एंटर कर सकती है, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी एंड थर्ड वन इज नोन एज मीजोगैमी। पोरोगैमी, पोरोगैमी का मतलब है अगर एंट्री हो किसके थ्रू, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर करती है तो उसको पोरोगैमी कहेंगे। अगर चैलेजल एंड के थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू होती है एंट्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, चैलेजोगैमी। और कई बार किसके थ्रू हो जाती है, इंटेगुमेंट्स के थ्रू हो जाएगी। ठीक है।
सॉरी चैलेंजर लैंड के थ्रू होगी तो चैलेंजोगैमी, और फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट्स के थ्रू हो जाएगी तो उसको मीज़ोगैमी कहते हैं। ठीक है? तो 3 तरह से पोलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। तो जर्मिनेशन, पोलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, इंटाइन जो है ग्रो आउट कर जाएगा, पोलन ट्यूब अंदर की तरफ स्टाइल में आ जाएगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा, उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस आएगा। तो इसका मतलब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, वो रास्ता बना रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस के लिए। ठीक है? अब जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक? अब ये एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप इसको स्टडी कर सकते हो, ये आपके प्रैक्टिकल में आता है, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने डाला है। ठीक है? तो ये तीनों टाइप जो पोरोगैमी, मेसोगैमी और चैलेंजोगैमी मैंने आपको अभी बताया था कि पोरोगैमी किसके थ्रू होगा? थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, मेसोगैमी किसके थ्रू होगा? थ्रू इंटेगुमेंट्स, चैलेंजोगैमी किसके थ्रू होगा? थ्रू चैलेंजल एंड। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको देखना चाहिए। ठीक है? पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में थ्रू एग एपरेटस, और यहाँ पे जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसको गाइड करता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब ये जो टेक्निक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे आर्टि जो क्रॉसिंग करवाई जाती है डिफरेंट स्पीशीज की फॉर क्रॉस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है? इसमें इमैस्कुलेशन करवाते हैं, बैगिंग करवाते हैं, जो आपने व्हाट टू से मेंडल की मेथोडोलॉजी जो आपने पढ़ी है, जिसमें रिमूवल ऑफ मेल पार्ट होता है, उसके बाद उसको कवर कर दिया जाता है जिससे कंटामिनेशन ना हो, फिर डस्टिंग कर देते हैं। तो ये स्टडी के लिए किया जाता है। अब पोलन ट्यूब एंटर कर गई, उसके बाद क्या होगा जी? सिनर्जिड का क्या होगा? देखो सिनर्जिड में क्या है? सिनर्जिड में एक एग सेल है, एक एग सेल है और बाकी 2 सराउंडिंग सिनर्जिड्स हैं। ये एग apparatus बन गया। अब सिनर्जिड क्या है? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है व्हिच अट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है? यहाँ पे 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, एग सेल के एडजेसेंट, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसको गाइड के लिए फिलीफॉर्म apparatus है। अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो पहला इवेंट हमारा कंप्लीट हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। स्ट्रसबर्गर ने इसको डिस्कवर किया 1884 में मोनोट्रोपा में। ठीक है? और नाइवाशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया लिलियम में। तो दोनों का क्या डिफरेंस है? उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो मेल न्यूक्लियाई है, वहाँ पे 2 गैमेट्स हैं। तो जो पहला गैमेट है, वो आके फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ। एग सेल क्या है? हैप्लॉइड है। मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलके सिनगैमी कर देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जाइगोट क्या बनेगा? एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकंड में क्या हुआ? जो सेकंड मेल गैमेट है, वो हैप्लॉइड है और वो सेंट्रल सेल के साथ आके फ्यूज करता है जो कि डिप्लॉइड है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल सेल, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, पीईएन। ये एंडोस्पर्म का काम क्या है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कोई कोई नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में इसका रोल नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जो सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो एक बार पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ देखो, 2 मेल गैमेट है, एक एग सेल के साथ फ्यूज कर गया, सिनगैमी हो गया, जाइगोट बन गया, तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दैट इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। दूसरा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। दिस इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? तो जनरेटिव और वेजिटेटिव 2 फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, सीड की फॉर्मेशन और फ्रूट की फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म क्या है? अभी हमने बात करी थी ना, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, उसमें स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है?
तो एंडोस्पर्म भी अलग-अलग टाइप का हो सकता है, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है। अब मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस, विदाउट साइटोकाइनेसिस। क्या मतलब हो गया जी इसका, कि ये न्यूक्लियस है, डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवाइड डिवीजन नहीं होता। तो ऐसा कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसको क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद में जब ये रिलीज हो जाएंगे तो इनके चारों तरफ सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और जो हर डिवीजन के बाद न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन, डिवीजन सेल वॉल की फॉर्मेशन, तो उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। अब एंडोस्पर्म या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि उसमें होता है व्हाट यू से पी ग्राउंड नट में, पी ग्राउंड नट में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, या परसिस्ट करता है मैच्योर सीड में भी, परसिस्ट करता है कैस्टर में, कोकोनट में। ठीक, तो ये चीज हो सकती है वहां पे। तो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है ये हम देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कोन। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर में मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। कोकोनट इसका एग्जांपल है, किसका बताओ, अभी बताया मैंने आपको, कोकोनट किसका एग्जांपल है कैस्टर के साथ, बोलो बोलो बोलो, जहाँ पे परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है सीड में भी, सो सेलुलर एंडोस्पर्म है कोकोनट। सराउंडेड बाय व्हाइट, व्हाइट वाला पार्ट होता है, और कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो वाटर वाला पार्ट है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, याद रह जाएगा। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है पी ग्राउंड नट बीन्स में, और परसिस्ट कर सकता है कोकोनट में और कैस्टर में। तो पहली चीज हमने डिस्कस कर ली पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, एंडोस्पर्म। उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है, जायगोट डिवाइड करता है, जायगोट डिवाइड करके क्या बनेगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल एंड सो ऑन। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, क्योंकि वहां से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा फॉर अर्ली डेवलपमेंट। सो दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition for developing embryo. ठीक है, this is an adaptation to provide assured nutrition to developing embryo. क्लियर। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है देखो, बड़े ध्यान से देखना बेटा। फर्टिलाइज एग है, एक एपिकल सेल बनी, दूसरी बेसल सेल बनी, ये डिवाइड करके ऑक्टेंट बना देती है, मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे तो 8 सेल्स बन जाएंगे, जिसको ऑक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टेंट कहेंगे। अब ये दो रो में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्लोबुलर एम्ब्रियो। डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, देन इट चेंजेस इनटू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर कोटिलेडन्स की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, कोटिलेडन्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, देन इट इज नोन एज टोरपीडो। यहाँ पे शूट और रूट एपिकल मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन दिख रहा है। तो नीचे जो सस्पेंसर सेल थी वो मल्टीपल डिविजन्स कर रही है। ठीक है, सस्पेंसर सेल अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स। तो पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट इज डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, इट इज डाइकोट एम्ब्रियो। समझ में आ गई बात। ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल, जो कि एपिकोटाइल पार्ट होता है, जिससे शूट सिस्टम बनता है। नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल, जिसको रेडिकल कहते हैं, जिससे रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अगर मोनोकोट की बात करें, तो मोनोकोट में जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसमें मोनोकोट एम्ब्रियो है सिंगल कोटिलेडन। मोनोकोट एम्ब्रियो हैज सिंगल कोटिलेडन। ठीक है बच्चों, एक कोटिलेडन है, ओके सर ओके सर ओके सर। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। सिंगल कोटिलेडन या कोटिलेडन की कवरिंग को स्क्यूटेलम कहेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन एग्जांपल क्या है, राइस है, मेज है,
मेज को ग्रेन क्यों कहा जाता है? वो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक? अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में फिर वहां पे वही हो जाएंगे, एक तरफ से क्या हो जाएगा, रेडिकल या हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ। जो हाइपोकोटाइल है जिससे रेडिकल बनता है वो अनडिफरेंशिएटेड सीड से कवर होता है जिसको क्लियोराइजा कहेंगे। तो कवरिंग ऑफ रूट कैप, covering of root cap is known as cleorrhiza and covering of shoot cap that is known as cleoptile। याद आ जाएगा आपको? तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल इस तरह से होता है। तो मोनोकोट में क्या हुआ, एक कोटिलेडन स्क्यूटेलम, ऊपर एपिकोटाइल, नीचे रूट कैप रेडिकल हाइपोकोटाइल, अनडिफरेंशिएटेड क्लियोराइजा है या अनडिफरेंशिएटेड क्लियोप्टाइल है। लीफ प्रिमोडिया से जो बनता है, शूट टिप की फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है। अब लास्ट पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट, सीड की फॉर्मेशन कैसे होती है? ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। डिफरेंट टाइप ऑफ सीड आपको दिख रहे हैं, दो टाइप के कॉमन होते हैं, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या फर्क है जी दोनों में? नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड, नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पी और ग्राउंडनट इसका एग्जांपल हो गया। एल्ब्यूमिनस का मतलब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, इट रिमेन्स पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। व्हीट, मेज, कैस्टर, बार्ले, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो सीड सबसे बाहर सीड कोट, फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलेडन्स, तीन पार्ट है। अगर मैं सीड की कवरिंग की बात करूं, सीड कोट की कवरिंग, तो आउटर को टेस्टा कहेंगे और जो अंदर की साइड होगी दैट इज नोन एज टैगमेन। तो टेस्टा और टैगमेन दो कवरिंग है सीड कोट की। उसके बाद ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से क्या बन जाएगा, प्लीम्यूल शूट सिस्टम बन जाएगा, हाइपोकोटाइल से रेडिकल रूट सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। पेरिस्पर्म अगर न्यूसेलस भी परसिस्ट कर जाए तो उसको पेरिस्पर्म कहेंगे, ठीक है जी। इंटेगुमेंट्स सीड कोट जिसमें टेस्टा और टैगमेन, आउटर टेस्टा, इनर टैगमेन। जो माइक्रोपाइल आपने ग्राम सीड में देखा होगा, एक छोटा सा होल होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। सीड कोट में जो छोटा सा होल है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई, वाटर की सप्लाई के लिए जरूरी होता है। मैच्योर सीड में अगर वाटर कंटेंट 10 से 15% से कम हो जाए तो उसको ड्राई सीड कहेंगे। वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी, जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा और जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एडवांटेज क्या है सीड्स के? बेटर डिस्पर्सल होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, यंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होती है सीड कोट के फॉर्म में, वेरिएशंस आते हैं, दीज आर वेरिएशंस नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन में, और एग्रीकल्चर में उसको स्टोरेज करके नए सीजन में नई क्रॉप, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन के बाद डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट कर दिया। वायबिलिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पोलन ग्रेन की वायबिलिटी थी वैसे ही सीड की वायबिलिटी की बात करते हैं। लेकिन जब सीड की वायबिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत पुराने पुराने भी हैं। ल्यूपिन आर्टिकस आर्कटिक टुंड्रा में मिला है, 10,000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना डेट पाम फिनिक्स डिक्टेलिफेरा किंग हेलोड पैलेस में डेड सी के पास मिला है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। ये और भी है एग्जांपल, ऑर्किड फ्रूट्स में ओरोब्रैंकी में, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट। तो अब फ्रूट का वर्ड की बात आई है तो फ्रूट क्या होता है बताओ, व्हाट इज फ्रूट? ripened ovary is known as fruit। दूसरे फ्लोरल पार्ट डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करे तो वो ट्रू फ्रूट। लेकिन दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी, अदर फ्लोरल पार्ट्स हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन, पार्ट्स हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, तो क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल में होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट जैसे बनते हैं, बनाना जैसे।
तो ट्रू फ्रूट्स में सिर्फ ओवरी फ्रूट बनाती है, फुल स्प्लिट में दूसरे फ्लोरल ऑर्गन्स भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे एप्पल आपने देखा है। फ्रूट फ्लैश भी हो सकते हैं, जैसे गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, और ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक? तो ओव्यूल से सीड बना, ओवरी से फ्रूट बना, ट्रू फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनता है। ओवरी की वॉल, जो फ्रूट की वॉल है, उसको पेरिकार्प कहते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, और उनमें मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है सीड डिस्पर्सल के लिए। ठीक है बच्चों मेरे? चलो, अब लास्ट टॉपिक है एपोमेक्सिस। एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, क्योंकि यहाँ पे सीड फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट फॉर्मेशन को क्या कह रहे थे हम? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन फ्रूट सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमेक्सिस। ठीक है? इट डज नॉट इन्वॉल्व जाइगोट थ्रू गैमेट फ्यूजन। तो एस्ट्रिएसी और ग्रेसिस में स्पेशली ये मिलता है कि जो डिप्लॉइड एग सेल है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाती है विदाउट मियोसिस। ठीक है? In some species, diploid egg cell is formed without meiosis. एम्ब्रियो बना देती है और उससे सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। एपोमेक्सिस को वाइडली यूज किया जाता है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स, क्योंकि हाइब्रिड सीड कॉस्टली होते हैं। ठीक है? उसके बाद पोली एम्ब्रियोनी, कि अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो एक से ज्यादा सीड होगा, जैसे आप सिट्रस फ्रूट्स में देख रहे हैं, ऑरेंज में देखते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जो हाइब्रिड सीड्स हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हर साल बनाने पड़ते हैं, कॉस्टली होते हैं, सीड कलेक्टेड उनको उगा नहीं सकते, सेग्रीगेशन हो जाता है कैरेक्टर्स को, और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं बच्चों मेरे, नहीं मेंटेन कर पाते। ठीक है? तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता थे, ल्यूपिनस आर्क्टिकस और फिनिक्स डेक्टेलेफेरा। तो ये आपका चैप्टर था। होप चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक आपसे सिर्फ छोटा सा लाइक मांगते हैं। आपका डे 8 हमने कंप्लीट कर दिया आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर। अगर आप अभी अगर चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी 30 डे जो चैलेंज है उसका फायदा उठा सके। कीप स्टडिंग। गुड लक।